गुड इवनिंग बच्चों। बेटा ये बॉटनी का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अगर देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन 93 क्वेश्चन में द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ अ सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही है। और ये जो लाइन है वो एनसीईआरटी की लाइन ही बिल्कुल सही है बेटा। अगर आप एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे देख रहे हैं ना, कंसीडर कर रहे हो जैसे हाइड्रोथर्मल विंड्स वगैरह, तो वो एक्सेप्शनल केसेस थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है। Then rate of production of the organic matter during the photosynthesis in an ecosystem is called। अब नेट ये टर्म बेटा गलत हो गया ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था ग्रॉस। जितना फूड सिंथेसाइज हो रहा है वो टोटल क्या होगा ग्रॉस। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से बेटा ये फॉल्स हो जाता है और ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन था, मतलब जो आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। आगे मूव करते हैं भाई। बेटा ये देखो जरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये टॉपिक है और अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी एट 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, बिल्कुल सही है ना। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एम्ब्रियो सैक का जो नेचर था, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एग एपरेटस हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, बिल्कुल बेटा फॉल्स है। एपरेटस का मतलब क्या थे 3 सेल्स, कौन कौन से 2 आपने सिनर्जिट्स देखे थे और आपने एक वहाँ पे फीमेल गैमेट देखा था, इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन आंसर विल बी बेटा ए इज ट्रू एंड रीजन जो होगा उसका फॉल्स। ये था क्वेश्चन। तो बेटा ये भी सिंपल सा सवाल था, उसमें कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देन जिम्नोस्पर्म का बेटा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, जिम्नोस्पर्म आपने बोला ही था। जिम्नोस का मतलब बेटा नेकेड होता है, स्पर्मा का मतलब सीड होता है ना, तो नेकेड सीड का मतलब जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड ही तो टर्म था। अब सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, बेटा फ्रूट तो रहता ही नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स हैव फ्लावर फॉर द रिप्रोडक्शन, है ना, फ्लावर्स बेटा रहते ही नहीं है और सीड एब्सेंट है, तो स्टेटमेंट गलत ही होगी। तो बेटा इसका आंसर होगा 4th वन, मतलब नेकेड सीड यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये ज़ूलॉजी का है और आगे बढ़ा जाए। अगर इस क्वेश्चन को बेटा आप देख रहे हैं ना, तो देखो बोल रहे ह्यूमन जीनोम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स की बात करी है और 2968 जीन्स आपको याद आ रहे होंगे जब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर का चैप्टर देखा। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। अगर लीस्ट पूछते हैं यहाँ पे तो आंसर क्या होता, देन 4th विल बी द आंसर। इसका मतलब करेक्ट बेटा इसका क्या होना चाहिए फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। बेटा रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द एंजाइम, है ना। ऑप्शंस देखे जाएं। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। भाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कोई भी रूबिस्को का रोल होता नहीं है। कैटेलाइज्ड बाय कार्बोक्सिलेशन, कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, है ना। इस बेटा अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो आपको C3 साइकिल याद आ रही होगी और C3 साइकिल में हमने देखा क्या था, RUBP जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड था, रिएक्ट कर रहा था एक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो 5+1 और यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा था वो था रूबिस्को, है ना। बन क्या रहे थे 3 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही तो है। तो बेटा ये कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन आंसर करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड। और आगे बढ़ते हैं बेटा। स्पिंडल फाइबर के फंक्शन की बात करी है ना, और स्पिंडल फाइबर का रोल आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो स्पिंडल फाइबर था वो अटैच हो जा रहा था ना, जो सॉलिड पार्ट क्रोमोसोम के केस में था जिसको आप डिस्क शेप बोल रहे थे, उससे जाके अटैच हो जा रहा था क्रोमोसोम के मूवमेंट में, सिस्टर क्रोमैटिड्स के मूवमेंट में ये हेल्प कर रहा था। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेपरेट कर रहा था ये क्रोमोसोम्स को। क्लियर है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली आपका हो भी गया होगा, बहुत आपने प्रैक्टिस भी करा, हम लोगों ने आपको प्रैक्टिस भी कराया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में जो बेटा ऑप्शंस देखो,
थोड़ा सा आपको ये एक छोटा सा हल्का सा कुछ ट्विस्ट लग रहा होगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बेटा याद किया जाता है ना। जो लूजली बाउंडेड रहते हैं वही लाइटली स्टेन्ड होंगे, और वो यूक्रोमैटिन, ऐसे हम आपको याद कराते हैं। तो जो लूजली बाउंडेड रहते हैं वो लाइटली स्टेन को अपटेक करेंगे, कम कलर को अपटेन करेंगे, और वो यूक्रोमैटिक। तो एज सच देखो क्वेश्चन ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड। ग्रिफिथ साहब आपको याद ही है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई या डिप्लोकोकस पे माइस पे काम किया था, है ना। अब बेटा जी ये जो हर्षी एंड मेहता साहब हैं, इन्होंने बेटा ये किया था। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आप लोगों का हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक टर्म में बेटा प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपने मैच कराया होगा तो ये मैच हो गया होगा आपसे, है ना। कैसे मैच हुआ होगा जरा ये देखते हैं भाई। बेटा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन सारे के सारे क्या थे, बोलो, नाइट्रोजन के बेसेस। एलिनिन वाज द अमीनो एसिड, एडेनिलिक एसिड इज द न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, एडिनोसिन का मतलब बेटा क्या, एडेनिन में जब नाइट्रोजन, एडेनिन नाइट्रोजन बेस में जब शुगर जुड़ जा रहा था, पेंटोज शुगर, तो इसका आंसर होगा ये। तो बेटा ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकेंड, सी का हो गया फर्स्ट, और डी का हो गया फोर्थ, मतलब आंसर विल बी द सेकेंड। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। तो भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था बेटा, नॉर्मल सवाल था, आपका हो गया होगा। ये बेटा जोलॉजी वाला सेगमेंट है। हाँ ये देखो, एक अच्छा सवाल था, थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन फिर भी ये सारा एनसीईआरटी का ही लाइन है बेटा, हो गया होगा आपसे। देखो इस क्वेश्चन को देखा जाए, इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो ये आपको थोड़ा सा गौर फरमाना था बेटा। इन्होंने बोला था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, है ना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, डीएनए से आरएनए। तो आरएनए के बाद के कॉन्सेप्ट, जब डीएनए से आरएनए बन जा रहा था उसके बाद की इवेंट्स की बात कर रहे हैं। और यूकैरियोट्स बोल दिया, यूकैरियोट्स का मतलब कि जो एचएनआरएनए बन रहा था उसके आगे की स्टेप्स की बात कर रहे हैं। अब बोले ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू द साइटोप्लाज्म, प्रियर ऑफ स्प्लाइसिंग, बेटा डीएनए से आरएनए। देन बेटा दूसरा जरा देखो, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, है ना, इंट्रॉन को रिमूव कर देना। देन एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड, मतलब मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल ऐड होता है ना, ये भी इसके बाद का ही सेगमेंट था। देन एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यूज, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा 200 से 300 एडेनिन की रेसिड्यूज ऐड होते हैं, है ना। ये स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। देन जो स्टेटमेंट बेटा बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मतलब आंसर होगा बी, सी और डी, मतलब फोर्थ विल बी द आंसर। ओके डन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ये बेटा पीसीआर वाला है, ज़ूलॉजी में मैम ने आपको बता दिया होगा 2 to the power n इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन जरा देखते हैं बेटा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाहे आप विंड की बात करें या फिर वाटर की बात करें, दोनों के केस में बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड फ्लावर नहीं रहेंगे, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एबायोटिक मेथड है, एबायोटिक मीन्स है या एबायोटिक एजेंट्स है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे थे ना। तो एबायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करें तो ये थे क्या, एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स। दूसरा ऑप्शन जरा देखते हैं। तो ये असर्शन का मतलब एक स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया कि जो विंड और वाटर है दोनों एबायोटिक एजेंट्स हैं। फ्लावर प्रोड्यूस्ड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इन द विंड। अब बेटा एबायोटिक का मतलब है कि कुछ हमें सोर्स का पता नहीं है, यहाँ पे सर्टेन फैक्टर्स रहते हैं, चांस फैक्टर रहता है, विंड ब्लो किधर कर रही है ना, ईस्ट को वेस्ट, ईस्ट को ब्लो कर रही है या फिर वेस्ट को ब्लो कर रही है, किधर पॉलन ग्रेन जाएगा, कुछ सर्टेनिटी रहता नहीं है। इसीलिए नेचर ने या प्लांट ने पॉलन ग्रेन्स का नंबर बहुत ढेर सारा रखा है। इसका मतलब क्या, बिल्कुल करेक्ट रीजन है इस स्टेटमेंट का। देन आंसर विल बी द आर इज द करेक्ट
एक्सप्लेनेशन, आंसर विल बी द थर्ड। ओके डन, ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए बॉटनी के वो सब आपके हो जाने चाहिए। बेटा एपीफाइट, ये भी आपको एनसीईआरटी दिख रही होगी ना यहाँ पे। एपीफाइट की अगर आप बात कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं मैंगो ब्रांच पे, जो कि एग्जाम्पल है विच ऑन द फॉलोइंग, इन्होंने ऐसा बोला है। तो बेटा कॉमन सेलिज्म है ना, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई फायदा। एपीफाइट्स का मतलब क्या, ये वो प्लांट्स होंगे जो कि सपोर्ट केवल लेते हैं, फूड खुद से बनाते हैं। तो एपीफाइट के ग्रो करने से सपोर्ट तो मिल गया ना, है ना, प्लांट को सपोर्ट तो मिला, लेकिन जिस पे ग्रो कर रहा है मैंगो को कोई उससे फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या, जीरो और प्लस का रिलेशन होगा और ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा कॉमन सेलिज्म ऑप्शंस को। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका हो ही गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये जोलॉजी वाला सेगमेंट है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी। बेटा ये देखो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, मतलब अगर इसको हम रेंज में डिस्क्राइब करें तो आप इसको बोल सकते हैं मीडियम या टफ पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, 5 हमें पढ़ने हैं ना, 5 में हम सबके इवेंट को याद कर ले जाए, ये थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना, तो बहुत इजीली तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। कैसे बेटा, देखो जरा, एब्सिसिक एसिड इज द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, है ना। एब्सिसिक एसिड को बोलते क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। मतलब कभी भी कुछ प्लांट में स्ट्रेस आ रहा है, मतलब उसके कोई ब्रांचेस हैं वो या ट्विग्स हैं वो टूट जा रहे हैं, तो तुरंत उसको सैप का जो एसेंट है उसको रोक देना होगा ना, एसेंट ऑफ सैप वगैरह, स्टोमेटा का क्लोजर कर देना होगा, जो फूड का फॉर्मेशन रेट वो सारे इफेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये प्रमोटर नहीं होता भाई, ये यहाँ से इस स्टेटमेंट को आपने रॉन्ग कर दिया। एपिकल डोमिनेंस जो है ऑक्सिन की वजह से होता है, प्लांट अपनी हाइट को प्रमोट करता है ना, हाइट में बढ़ता है। जब हाइट में बढ़ता है तो लेटरल ब्रांचेस बेटा बिल्कुल नहीं बढ़ते, सबसे पहले वो हाइट को अचीव करेगा, उसके बाद फिर लेटरल ब्रांचेस बनते हैं। मतलब आप जब भी प्लांट के ट्विग को आप कट कर देते हैं देन वो लेटरल ब्रांचेस बनते हैं ना, गार्डनर्स भी यही करते हैं। तो बेटा ये जो यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल ना, तो ये प्रमोट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत है। अब अगर देखो पार्थिनोकार्पी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया भाई। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ, बिल्कुल सही है बेटा। जो प्रमोटर है वो ऑक्सिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन भी यहाँ पे प्ले कर जाता है ना, बाकी जो एब्सिसिक एसिड वगैरह आपने देखा ये इनहिबिट करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। देन डिफरेंशिएशन, ये एक अच्छा ऑप्शन है। देखो डिफरेंशिएशन इज प्री रिक्विजिट, है ना, फॉर डी डिफरेंशिएशन, फॉर रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन प्री रिक्विजिट का मतलब क्या, इसका मतलब है कि इसेंशियल, है ना। तो जो डिफरेंशिएशन है वो ज़रूरी है, डी डिफरेंशिएशन ज़रूरी है रीडिफरेंशिएशन के लिए। डी डिफरेंशिएशन का मतलब आपको पता ही होगा बेटा, जो परमानेंट सेल्स होते हैं, है ना, जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो फिर से मेरिस्टेमेटिक नेचर को ऑप्ट कर ले, यही क्या है, डी डिफरेंशिएशन। तो ये मेरिस्टेमेटिक नेचर को ऑप्ट कर लेंगे। जब मेरिस्टेमेटिक, अब अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें ना, तो पैरेन्काइमा ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पैरेन्काइमा किसमें, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। तो पैरेन्काइमा कॉर्क कैम्बियम में जो चेंज हो जा रहा है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल हो गया डी डिफरेंशिएशन का, है ना, डी डिफरेंशिएशन का। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रीडिफरेंशिएट कराना चाह रहे हो तो सबसे पहले बेटा तो डी डिफरेंशिएशन होगा, कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये बेटा जी कॉर्क कैम्बियम ये फिर से ऐसे सेल्स बनाएगा जो कि भूल जाते हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। मतलब
डी डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कॉर कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, है ना। तो ये क्या है, ये फिर से डिवीजन की प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये फिर से डिफरेंशिएट हो गए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर विल बी द ए, बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। डी और ई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये आपसे हो गया होगा, इजीली आपने एलिमिनेट कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा जोलॉजी वाला था। ये क्वेश्चन देखा जाए भाई, बेटा जिस क्वेश्चन में देखो, एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। डिस्टिलेशन का मतलब क्या, जब आप डिस्टिलेशन करते हैं देन अल्कोहल का कंटेंट 13% से इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा ना। 13% से इंक्रीज अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्टिल जो प्रोडक्ट है, हर हालत में बेटा आपको यहाँ पे रम देखने को मिलेगा जिसमें 40% अल्कोहल रहेगा। विस्की में भी ऐसा ही रहेगा। ब्रांडी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है भाई, 65% के आसपास अल्कोहल, है ना। तो नॉन डिस्टिल्ड नेचर में आपको बियर ऑप्ट करना पड़ेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी हो गया होगा बेटा, एनसीईआरटी की लाइन ही थी, है ना। ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन थी। इनहेरिटेंस की अगर आप बात कर रहे हो और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो कोई भी इनहेरिटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर हालत में बेटा जी वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। मेंडल साहब ने क्या बोला था, एक जीन और उसके दो फैक्टर होंगे। उन्होंने बेसिकली एलील टर्म को फैक्टर बोला था, है ना। तो जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन सेगमेंट आता है जिसको आप एलील्स बोल रहे हैं, मेंडल साहब ने उसको फैक्टर बोला था किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन पॉलीजीन के केस में फैक्टर्स बेटा ज़्यादा हो जा रहे हैं, एलील्स ज़्यादा आ जा रहे हैं ना। इसका मतलब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस था, ये ट्रेट था, जैसे हाइट हो गया, है ना, ह्यूमन स्किन कलर हो गया, इसके लिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो किया जाता है। देन आंसर विल बी द 4th। आगे बढ़ते हैं, जाइगोमॉर्फिक, है ना। बहुत मॉर्फोलॉजी का बहुत पेट क्वेश्चन है। जो अगर आप बात कर रहे हैं सिमेट्री की, फ्लोरल सिमेट्री, फ्लावर को कट कहाँ से कर रहे हैं, अगर आप ऐसा फ्लावर कट कर रहे हैं कि कहीं से भी कट कर जा रहा है, आपको 2 इक्वल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो सिमेट्री कैसी होगी, वो एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक का मतलब फ्लावर ऐसा होगा जिसको आप केवल 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर पाएँ। और जब आपने सिंबल्स की बात करी होगी ना, तो जाइगोमॉर्फिक को ऐसे ही रिप्रेजेंट, परसेंटेज की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन परसेंटेज नहीं रहता। बेसिकली आपने फ्लावर को कट किया और उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि ये साइन परसेंटेज का है ना। तो जाइगोमॉर्फिक नेचर बेटा आपने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पढ़ा होगा। जाइगोमॉर्फिक के केस में गुलमोहर मैंने आपको याद भी करवाया था, बीन रहेगा और पी रहेगा, है ना, और कैसिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो जागो गुलमोहर, बी पी कैसे, ऐसा मैंने आपको ट्रिक या न्यूमोनिक बताया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, पी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कांट फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अगर आपने फिक्सेशन की बात करी है ना, इन्होंने ये बोल रहे कि कौन फिक्स नहीं कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या नाइट्रोजन को। तो एजोटोबैक्टर बेटा बिल्कुल फिक्स कर लेता है। ऑसिलेटोरिया आपको याद ही होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी भाई हेट्रोसिस्ट यहाँ पे रहते हैं। सेम केस एनाबेना का केस भी है। नॉस्टॉक के केस में भी हेट्रोसिस्ट आपको देखने को मिलते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना। और ये जो फिक्सेशन है ये बोला क्या जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आंसर बेटा यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन क्या है, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स आपने किस केस में पढ़ा था, वॉल्वॉक्स का मतलब है ये ऐसी एल्गी है, और एल्गी में भी ग्रीन एल्गी, जो कि कॉलोनियल फॉर्म। तो इसके पास बेटा ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं ना, तो इन्होंने कैन नॉट बोला। डी इसका परफेक्ट आंसर है, आपसे भी हो ही गया होगा आंसर बेटा। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, बहुत टफ नहीं था। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन आपके हो गए होंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब क्या? इनसाइड कंजर्वेशन, किसी को उसी के किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनिज्म को उसके ही घर में सेव कर देना, प्रिजर्व कर देना, केयर कर लेना, वो हो गया इन सीटू नेचर। एक्स सीटू का मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, घर से बाहर जाके किसी को प्रोटेक्ट करना। तो ऑफ साइट कंजर्वेशन या एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या? जोलॉजिकल पार्क्स आपने देखे होंगे या फिर यहाँ पे आपने बोटेनिकल गार्डन्स देखे होंगे ना, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। देन प्रोटेक्टेड एरिया बेटा इन सीटू जो जहाँ पे रहता है उसको वहीं पे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। नेशनल पार्क्स जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो पहले से ही वहाँ पे था ना, टाइगर्स वहाँ पे पहले से ही थे, वहाँ पे आपने केयर कर लिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी, तो यहाँ पे एक्स सीटू का आंसर होगा जोलॉजिकल एंड बोटेनिकल गार्डन्स। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, आपसे हो गया होगा। देन बेटा जी और आगे देखते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी, भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया ये तो बता दो। ये क्वेश्चन आया है आपकी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में कहाँ पे? जो उन्होंने साइंटिस्ट साहब दिए। तो एनसीईआरटी के सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। जो क्वेश्चन भी यहाँ के जो भी पेपर हैं आपने उन सब में, ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन ही यहाँ के पेपर्स में आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे रामदेव मिश्रा जी फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन इंडिया, तो इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। बेटा जिस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, लगभग आइडिया ये लगा लेना चाहिए कि वो सिंपल ही होगा। हम लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख के डरने लगते हैं। जरा इसको पढ़ो, देखो बेटा, पढ़ते हैं। इन द आरएनए वर्ल्ड, आरएनए इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। जब सेल बना, ऑर्गेनिज्म सबसे पहला बना, उसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही तो था। जो सबसे पहले आता है उसमें बहुत अनस्टेबिलिटी होती है और बहुत ढेर सारी कमियां होती हैं। धीरे धीरे उनको रिजॉल्व करके, इवॉल्व करके एक नया स्ट्रक्चर बनता है, स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ पे बेटा, आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। कैटालिस्ट ही होना इसके लिए फेल्योर था। कभी भी कोई भी जेनेटिक मटेरियल रिएक्टिव नहीं होना चाहिए ना, वो स्टेबल। अगर रिएक्शन हो गया, रिएक्टिव हो गया तो म्यूटेशन हो जाएगा, स्पीसीज का एग्जिस्ट करना ही बहुत टफ हो गया ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो सिक्योर नहीं हो पाएगा, वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये जो कैटालिस्ट टर्म है फिलहाल आरएनए के लिए बिल्कुल सही है। देन बेटा जी बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल, भाई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा ये। देन स्टेटमेंट सेकंड, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, है ना, डीएनए आरएनए से ही इवॉल्व हुआ। मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी की लाइन आपको दिख रही होगी। डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंटैरिटी, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस को रेजिस्ट कर ले जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 both are the correct statement. Answer will be the, both options are correct, means जो आंसर होगा बेटा वो होगा थर्ड। both statement are correct. then transfer, ये बेटा जी क्वेश्चन हो गया। then streptokinase, है ना, streptokinase आपने पढ़ा होगा कि इससे ये ऐसा बेटा एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑप्ट करते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑप्ट होने वाला ये एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज की इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्लॉट बस्टर्स, जब कुछ भी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो सबसे पहले यही, क्योंकि वो क्या करता है, क्लॉट को बस्ट कर देता है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, क्लॉट बस्टर्स की तरीके से ये फेमस है भाई, रिमूव कर देगा क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो इसका आंसर सेकंड होगा, ये भी आपका हो गया होगा भाई। एग्जाम्पल देखो, है ना, बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था हमने। अगर आप दो में ही कंफ्यूजन होती है ना, तो सेल्वीनिया हमने क्या बोला था, टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट में भी आपने याद किया था कैसा है, एक्वेटिक टेरिडोफाइट। फिलहाल इन्होंने सिंपल ही पूछा, केवल टेरिडोफाइट बोला था। देन एंजियोस्पर्म के केस में सेल्विया होता है। ब्रायोफाइट आपने पॉलीट्राइकम का केस देखा। देन जिम्नोस्पर्म में गिंगो, साइकस वगैरह ये सारे थे, पाइनस। तो आंसर इसका परफेक्ट होगा। ए का हो गया बेटा फोर्थ, बी का हो गया थर्ड, सी का हो गया फर्स्ट, देन आंसर विल बी द फोर्थ। ओके डन, आगे बढ़ते हैं।
तो इसका आंसर होगा 4th। हाँ ये देखो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा इसको मीडियम की रेंज में, लेकिन ये बेटा ऐसा ही क्वेश्चन था, फिलहाल तो ये जूलॉजी वाला है, ऐसा ही फीमेल गैमेटोफाइट वाला भी क्वेश्चन था, ये भी गैमा। तो देखो बेटा जब आपने पढ़ा था मार्केंसिया, है ना, तो मार्केंसिया के केस में आपने देखा था कि एसेक्सुअल बर्ड्स बनते हैं जिसको आप गैमा बोलते हैं, जो कि गैमा कप के अंदर रहता है ना। तो गैमा कप एक बर्ड है जिसके अंदर एसेक्सुअल बर्ड्स रहेंगे जिसको आप गैमा कप बोलेंगे। तो गैमा आर प्रेजेंट इन गैमा कप, ऐसा हम लोगों ने याद किया था। ब्रायोफाइट्स के केस में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा, विच स्टेट द, हाँ ये देखो बहुत अच्छा सवाल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, लेकिन जब भी आप किसी भी नए क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई नया क्वेश्चन होगा ना, तो वो सब दायरा तो आपकी एनसीईआरटी का ही रहता है। और अगर आप सेल चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये वहाँ का है, लास्ट आपको 3rd 4th लाइन दिख जाएगी, है ना। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या बेटा, ये वो फिजियोकेमिकल अप्रोच होगा ना जिससे हम किसी मॉलिक्यूल को समझ सके, किसी ऑर्गेनिज्म को समझ सके। तो इसका आंसर क्या होगा, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 136 का 3 ये होगा सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो इसमें बेटा जी आपसे पूछ क्या रहे हैं, इन्होंने बोला है द एविल क्वाड्रेट, मतलब 4 ऐसे बहुत टर्म जो कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या होंगे ना, वो बायोडाइवर्सिटी तो खैर सीधे ही पूछा है इन्होंने। एविल क्वाड्रेट टर्म इज रिलेटेड विद द कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो बेटा द एविल क्वाड्रेट एक टर्म था, ex-situ का मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे ex-situ में आप क्रायो प्रिजर्वेशन ऑप्ट कर लेंगे। लैंटेना आपको पता ही है कि ये एलियन स्पीसीज था, डोडो इज द एक्सटेंशन। देन करेक्ट आंसर विल बी द, ये जो मैचिंग है बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू द, अब देखो बेटा फीमेल गैमेटोफाइट के लिए बोले ना, फीमेल गैमेटोफाइट में कितने डिवीजन की जरूरत है। फीमेल गैमेटोफाइट जब सबसे पहले बन रहा था तो मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा था। मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस हुआ रहे थे, 4 स्पोर्स मेगास्पोर्स बन गए थे। तो एक मेगास्पोर अल्टीमेटली 3 बार कैरियोकाइनेसिस कर रहा था, रिजल्ट हो रहा था कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएट डिवीजन। इसका मतलब हो गया कि आंसर बेटा जी इसका क्या होना चाहिए, आंसर विल बी द फर्स्ट मियोसिस। एक केवल 1 मियोसिस होगा और 3 माइटोसिस होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी, भाई ये बेटा जूलॉजी का सेगमेंट है। फिग फ्रूट, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, या इसमें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आई हो, लेकिन बेटा फ्रूट की बात कर रहे हैं ना इन्होंने। अब फिग फ्रूट जिसमें आप वैस्प रहते हैं, क्या आप उसको नॉन वेजिटेरियन, नहीं भाई बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। नॉन वेजिटेरियन फ्रूट थोड़ी नहीं, वेजिटेरियन ही फ्रूट है, गलत स्टेटमेंट। देन दूसरा ऑप्शन जो इन्होंने बोला है फिग वैस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट द रिलेशनशिप, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट। तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट, सेल्स, हाँ ये अच्छा सवाल था भाई। इस क्वेश्चन में cells of tapetum possess the dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus, मतलब पॉलीप्लॉइडी की बात कर रहे हैं। तो पॉलीप्लॉइडी नेचर से फ़ायदा क्या है बेटा, वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी होगी जहाँ पे नरिशमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। देखो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियाई टैपेटम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका मतलब ये कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा इसका थर्ड। आगे बढ़ते हैं।
अगर आप यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में 80s 70s, इन्होंने स्टेटमेंट बोला जस्ट, इन्होंने बोला यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s, प्रोकैरियोटिक 70s, बिल्कुल सही है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, बिल्कुल सही आपको देखने को मिल रहा है। 2 सब यूनिट्स ऑफ द 80 आर 60 एंड 40 एंड वाइल एंड ऑफ द 70s के केस में 50 और 30, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये भी है। 2 सब यूनिट्स ऑफ द 80 आर 60 एंड 20, गलत स्टेटमेंट हो गया भाई, ऊपर वही है, ऊपर वाला द करेक्ट स्टेटमेंट था। 2 सब यूनिट्स ऑफ द 80 आर 60 एंड 30, 70 के केस में 50 और 30 है ना, ये भी स्टेट। तो बेटा 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60 एंड, ये देखो ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया भाई, तो ये भी हो गया गलत। तो A, B and C आर द करेक्ट, A, B and C आर द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन्स द हीम, फिलहाल तो बेटा ये हीम प्रोटीन हो गया, मतलब ये जोलॉजी का सेगमेंट है, हमने आपको बता दिया होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो भाई, बेटा इस क्वेश्चन के केस में इन्होंने टेरिडोफाइट्स की बात करी है ना। टेरिडोफाइट्स के केस में सबसे पहले होना क्या चाहिए, मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल्स में, देन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो जब भी मियोसिस बनेगा तो 2n से n, और यही गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड प्रोथैलस हैप्लॉइड स्टेज था। देन ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड सीक्वेंस। देन डी नंबर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया। देन इनका ट्रांसफर होगा, ये हो गया 4th नंबर, और लास्ट में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, मतलब ये हो गया 5th नंबर। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगा B A D C E, B A D B A D, देन फर्टिलाइजेशन। बेटा इसके पहले ट्रांसफ़र होता है ना, फिर फर्टिलाइजेशन, तो ये 3rd होगा, और इसके बाद ये होगा 3rd, और ये हो गया 4th। तो B A D E C ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ये बायोटेक वाला क्वेश्चन जोलॉजी का सेगमेंट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के केस में बेटा एस्परजिलस नाइगर आपने पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस LAB, कर्ड के केस में ट्राइकोडर्मा है ना, मोलस्कस परप्यूरियस है ना, ऐसा तो नहीं बेटा साइक्लोस्पोरिन बन रहा था, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, इसका मतलब इसको आपने क्रॉस कर दिया। सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी का मतलब क्या, ये हो गया यीस्ट है ना, जो कि हेल्प क्या करेगा कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट को बनाने में। एंड प्रोपियोनोबैक्टीरियम चीज़ आपने देखा होगा, तो इसका आंसर होगा B A E, तो गलत क्या हो जाएगा C और D। नॉट इन्होंने पूछा था ना, नॉट, तो करेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट। ये जोलॉजी वाला सेगमेंट था। द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज द, तो कॉम्प्लेक्स 1 में आपने NADH डिहाइड्रोजनेज देखा था, कॉम्प्लेक्स 2 में आपने FAD सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज देखा था, तो आंसर विल बी द 4th। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से मॉर्फोलॉजी हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जाइगोमॉर्फिक होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, इन्होंने कुछ ये गलत स्टेटमेंट गलत ऑप्शन दे दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत। फ्लोरल फार्मूला स्टैंड फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक इन ए फ्लोरल फार्मूला, तो इन्होंने बेटा ये जो यहाँ पे ऐसा होगा, ये भूल गए होंगे, तो ऐसा टाइपिंग के केस में हो गया होगा, तो फिलहाल ये ऐसा सिंबल था यहाँ पे, तो एक्टिनोमॉर्फिक बिल्कुल सही है, और जो सुपीरियर ओवरी की कंडीशन है वो यही होता है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज द फॉल्स और इनकरेक्ट, सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा सवाल था ये, और ये भी आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड लाइन है। इकोसिस्टम के केस में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, तभी वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड। नहीं भाई, जैसे जैसे जो एनर्जी फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस मतलब एंट्रोपी बढ़ता है ना, तो इसका मतलब वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, नॉट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट, सेकेंड इज द इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, है ना, मतलब रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो क्या होगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आंसर विल बी द सेकेंड। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन ही हो गया होगा बेटा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन था बेटा, और इसमें इन्होंने पूछा क्या है कि चाइल्ड हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग कैरियर, है ना, हैज द डिसीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन, म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेडिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। पेडिग्री ड्रॉ करने के लिए बेटा आपने सबसे पहले देखा कि डिसीज F1 जनरेशन F0 जनरेशन डिसीज्ड है, F1 में कोई भी जनरेशन किसी भी ऑफस्प्रिंग में डिसीज नहीं आई, देन फिर आपको F2 में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब स्किप जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, हर हालत में रेसेसिव होगा। रेसेसिव है तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपने ऑटोसोमल रेसेसिव को ऑप्ट करके ये पेडिग्री ड्रॉ किया है। तो जब आप ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे आपने कैसे कंडीशन एज्यूम किया, यहाँ से आप एज्यूम कर सकते हैं ना। तो अगर आप ऑटोसोमल के केस की बात करें, रेसेसिव इंडिविजुअल है और ये डिसीज्ड है ना, ये डिसीज्ड है, तो कंडीशन जीनोटाइप की ये रहेगी। देन कैरियर का मतलब हो गया कि हर हालत में जीनोटाइप ऐसा रहेगा। देन इसके ऑफस्प्रिंग जो भी बनेंगे, है ना, तो ऑफस्प्रिंग अगर आप देख रहे हैं तो बेटा ऑफस्प्रिंग क्या बनना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, है ना। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग कैरियर। तो नो डिसीज बेटा यहाँ पर रेसेसिव है ना, तो कोई भी डिसीज तो नहीं है, लेकिन कैरियर तो है। देन आंसर विल बी व्हाट, आउट ऑफ टोटल 50% ऑफ स्प्रिंग्स आर being carrier and have no disease, then answer will be the 50% or half. Then next, seed of the cells, बेटा एलरोन लेयर होता ही एंडोस्पर्म के ऊपर प्रोटीन का लेयर ना, जो बैरियर की तरीके से काम करता है। जब आपने मेज का डायग्राम देखा तो बहुत अच्छे से बैरियर आपको दिखाई भी देता है। बिल्कुल सही बेटा, एलरोन लेयर इज द करेक्ट वन हियर। बेटा इस क्वेश्चन को जब मैं आपको याद कराता था क्लास में, तो मैंने आपको ऐसे बोला था कि इसको याद कैसे करना है ना, विबग्योर करके याद कर लेना होगा। तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है। तो जो ब्लू और ग्रीन रहेगा क्लोरोफिल ए का, ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी का, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्लोरोफिल ए क्या है, ब्लू और ग्रीन, क्लोरोफिल बी क्या है, ग्रीन और येलो। ऐसा कंडीशन, ऐसे भी मैच करा लो, आगे के तुम्हारे इससे ही मैच कर जाएंगे। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन, मतलब फर्स्ट का थर्ड हो गया और सेकंड का फर्स्ट हो गया। आंसर विल बी द 4। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन बेटा एनसीईआरटी की लाइन से था, सारी लाइनें हमें याद करनी ही होते हैं, नीट के लेवल पे हो गया होगा आपका। मिडअप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो ये बेटा जॉर्ज गैमो साहब ने तो बोला था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज गैमो। नेक्स्ट, हिस्टोन आर एनरिच्ड विद द, बेटा हिस्टोन का मतलब बेसिक प्रोटीन की आप बात कर रहे हैं। 2 ही अमीनो एसिड होते हैं जो, और ये बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन और अर्जिनिन, जो कि इस प्रोटीन को बनाएंगे। तो आंसर विल बी द 3rd। बेटा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है ना, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, मेसोसोम, तो इसका आंसर होगा 3rd। तो फर्स्ट का
161 का आंसर होगा थर्ड मेसोसोम, मतलब इन्वेजिनेशन या इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिजल्ट क्या दे रहा था, मेसोसोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन, है ना। टर्मिनेशन के लिए बेटा कौन सा फैक्टर आता है, रो फैक्टर। और अगर आप इनिशिएशन की बात कर रहे हैं देन इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर। तो दो फैक्टर्स यहाँ पे आपने देखे हैं। फिलहाल आंसर में आपसे टर्मिनेशन पूछा गया था, आपने रो फैक्टर कर दिया होगा। आंसर विल बी द फर्स्ट, स्क्रोटेलम। ये बॉटनी का क्वेश्चन है और इसको जब आपने अटेम्प्ट किया होगा तो स्क्रोटेलम का मतलब क्या होता है। मोनोकॉट के केस में बेटा सिंगल कॉटिलेडन रहते हैं। नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस कंडीशन आपने कब देखा था, डाइकॉट, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट के केस में ना। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडनट मिल गया है, इसको आप ऐसे एनसीईआरटी में ग्राउंडनट और बीन लिखा भी हुआ है वहाँ पे, तो इससे हो गया होगा। एपिब्लास्ट का मतलब रिड्यूस टंग लाइक स्ट्रक्चर। देन पेरिस्पर्म का मतलब रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। तो करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से हमें मैच करा लेना था। तो इसका ए का हो गया बेटा सेकेंड और बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड, मतलब आंसर विल बी द थर्ड। तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मल था, हो गया होगा आपसे। देन फाइंड द स्टेटमेंट दैट आर नॉट करेक्ट विद रिगार्डिंग द मोनोकॉट स्ट्रक्चर। मोनोकॉट के केस में वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड होते हैं, बिल्कुल सही है। पैरेन्काइमा का जो स्टेटमेंट है, पैरेन्काइमा के स्टेटमेंट में आपने एब्सेंट देखा है ना, क्या फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा तो बेटा नॉट स्टेटमेंट की अगर बात करें मोनोकॉट के केस में, तो जो हाइपोडर्मिस है पैरेन्काइमा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कैसा नेचर होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस। तो हाइपोडर्मिस का नेचर स्क्लेरेन्काइमा का रहेगा। आंसर इन्होंने नॉट आपसे पूछने की कोशिश करी है, तो ये एक स्टेटमेंट इनका रॉन्ग स्टेटमेंट था। तो आंसर विल बी द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप फाइटोक्रोम्स की बात कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन के लिए ना, लीफ सेनेसेंस के लिए, तो आंसर बेटा क्या हो इसका, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर। कि बहुत सिंपल सा सवाल पूछा गया भाई, है ना। फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में 9:3:3:1 हो गया होगा, इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे भी बहुत इजीली हुआ होगा। देन RH विटेकर साहब की बात करें 1969 के, तो फीचर्स क्या है, इन्होंने सीक्वेंसिंग मतलब कैसे इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशन को कंसिडर किया। तो सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स को, मतलब ये नंबर फर्स्ट वन वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यूकैरियोट यूनिसेलुलर, मतलब सेलुलर बॉडी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का केस देखा गया होगा, ये हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे देन यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉप्स बने थे, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। देन ये फोर्थ नंबर और लास्ट वन विल बी द मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉप्स। तो यही करेक्ट सीक्वेंस था जो आपको फॉलो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैच द लिस्ट हो गया होगा। सेल मेम्ब्रेन का बेटा काम क्या था, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड था, इसको आपने ऑप्ट कर लिया होगा। बाइलेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड सिस्टम, क्रिस्टी के केस में आपने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑप्ट किया होगा। सेंट्रोमियर का मतलब है कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था ना। देन सीलिया या फ्लैजेला सेल मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे। तो इसका ये करेक्ट मैचिंग होगा, वो आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेटा बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, dN/dt इज टू R(n-1/k) है ना। तो ये जो ऑप्शन था 1-n/k, इसको आप और इलेबोरेट कर दोगे तो k-n/k ऐसा आ जाएगा। तो आंसर विल बी द थर्ड। तो बेटा ये लास्ट था, तो ये था बॉटनी का सेक्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू।